हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात भाग 1। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सीधा अनुपात क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सीधा अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, ये क्या कह रहा है। दोस्तों, हमें इन 5 बच्चों को दो दो टॉफी देनी है, यानी एक बच्चे को अगर हम 2 टॉफी देते हैं तो 5 बच्चों को कुल टॉफियां जाएंगी 10। ओके दोस्तों, इसका मतलब हमें 10 टॉफियों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक को दो दो टॉफी देने के लिए यदि बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे तो टॉफियों की संख्या भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे। अगर बच्चों की संख्या 5 है तो टॉफियों की संख्या 10 हुई, दो दो के हिसाब से। अगर 6 है तो टॉफियों की संख्या हमें बढ़ाकर 12 करनी पड़ेगी। अगर बच्चों की संख्या 7 हुई तो टॉफियों की संख्या 14 बढ़ानी पड़ेगी। अगर बच्चों की संख्या 8 हुई तो टॉफियों की संख्या हमें 16 बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे क्या पता चला है दोस्तों, जब हम बच्चों की संख्या को बढ़ाएंगे तो हमें टॉफियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम विचरण यानी वेरिएशन कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर एक भवन बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, 10 मजदूरों द्वारा प्रतिदिन काम करने पर कार्य 30 दिन में पूरा होने की संभावना व्यक्त की जाती है। यदि मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए, निश्चित रूप से काम करने का जो समय होगा वो कम हो जाएगा। अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दें तो कार्य पूरे होने में समय कम लगेगा, यानी 20 दिन लगेंगे। अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दें तो कार्य पूरे होने में समय कितना लगेगा? 15 दिन। अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दें तो कार्य पूरे होने में खाली 12 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काम कम दिनों में पूरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विचरण। इंग्लिश में विचरण को कहा जाता है वेरिएशन। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि दोस्तों सीधा अनुपात क्या होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है, अगर एक पेन का मूल्य 10 रुपए है तो 2 पेन का मूल्य क्या होगा। इसी प्रकार 3 पेन, 4 पेन या 8 पेन का मूल्य हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, साधारण सा सवाल है। यदि एक पेन का मूल्य 10 रुपए है तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा? 20 रुपए। ओके दोस्तों, 3 पेन का मूल्य होगा 30 रुपए, 4 पेन का मूल्य होगा 40 रुपए, 6 पेन का मूल्य होगा 60 रुपए और 8 पेन का मूल्य होगा 80 रुपए। साधारण सा सवाल था। अब इसमें हमने ये देखा कि जैसे जैसे पेन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसके मूल्य में भी इस प्रकार से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो अचर रहेगा। अनुपात किस प्रकार निकालते हैं? अनुपात निकालने का सूत्र है, पेन की संख्या को भाग करना है मूल्य से। पेन की संख्या शुरुआत में 2 थी और उनका मूल्य 20 रुपए था। जब हमने 2 को 20 से भाग किया तो हमें ज्ञात हुआ 1/10। दूसरे में पेन की संख्या 4 थी और उनका मूल्य 40, यानी हमें ज्ञात हुआ 1/10। तीसरे में पेन की संख्या 6, उनका मूल्य 60 रुपए था, ज्ञात हुआ हमें 1/10। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई बराबर के और एक्स बराबर के वाई हो तो हम कह सकते हैं कि एक्स तथा वाई में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात का संबंध है। ओके दोस्तों, जहां पर के हमें एक स्थिरांक है, स्थिरांक को इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट है। हमारा यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है। आइए कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए। यदि 2 राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि का मान बढ़ने या घटने से दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में बढ़ता या घटता है तो उन 2 राशियों को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि
3.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर प्रत्येक स्थिति में इसकी परिधि निकालनी है। ओके दोस्तों हमें यहाँ पर R1 दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, यानी इस त्रिज्या की परिधि क्या हुई? परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई R बराबर 2 गुना पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 को गुना किया R से। R हमें दिया हुआ है 3.5। जब हमने इसको ज्ञात किया तो हमें ज्ञात हुआ 22 सेंटीमीटर। आइए दूसरे का मान निकालते हैं। दूसरा दिया हुआ है R का मान 7 सेंटीमीटर। जब हमने इसकी परिधि निकाली तो परिधि का सूत्र लिखा 2 पाई R बराबर 2 गुना 22/7 गुना 7 बराबर 44 सेंटीमीटर। R3 का मान रखा 10.5 सेंटीमीटर। इसका सूत्र लिखा C3 बराबर 2 पाई R3 बराबर 2 गुना 22/7 गुना 10.5 बराबर 66 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अब हमारे पास त्रिज्या भी आ गई और परिधि भी आ गई। जब हमने इन दोनों का अनुपात निकाला तो हमने किस प्रकार निकाला? R1 भाग C1 यानी 3.5 भाग 22 बराबर 35 भाग 220 बराबर 7 भाग 44। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हमने R2 भाग C2 का करा तो भी हमें क्या ज्ञात हुआ? अनुपात 7 भाग 44। इसी प्रकार हमने R3 भाग C3 का किया तो भी हमें अनुपात ज्ञात हुआ 7 भाग 44। ओके दोस्तों, अतः प्रत्येक स्थिति में R भाग C रखने पर हमें एक कांस्टेंट यानी स्थिर संख्या ज्ञात हो रही है जो कि बराबर है K के। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण कह रहा है यदि 5 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 75 रुपये है तो 2 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 11 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम टमाटर के मूल्य के लिए एक सारणी बनानी है। आइए, माना टमाटर का वजन x किलोग्राम है तथा उसका मूल्य हमारा y रुपये है। आइए सारणी बनाते हैं। जब हमने सारणी बनाई तो हमने देखा कि हमें 2 किलो टमाटर का मूल्य निकालना है, 5 किलो टमाटर का मूल्य 75 रुपये दिया हुआ है, 8 किलो टमाटर का मूल्य ज्ञात करना है, 11 किलो टमाटर का मूल्य ज्ञात करना है और 15 किलो टमाटर का मूल्य ज्ञात करना है। आइए देखते हैं दोस्तों अब क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि टमाटर के वजन में वृद्धि होती है तो उसके मूल्य में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। ओके दोस्तों, ये तो साधारण सा अर्थ था। अतः एक प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है। आइए समझते हैं इसे। जब हमने x1 भाग y1 बराबर x2 भाग y2 के संबंध का उपयोग किया तो हमने 2 किलो टमाटर का वजन ज्ञात किया। तो हमने लिखा 2 भाग y1 बराबर 5 भाग 75। जब हमने 5 भाग 75 इसलिए लिया क्योंकि हमें 5 किलो टमाटर का वजन दिया हुआ था। वो कितना था? 75 रुपये। तो हमने इसको लिखा 5 भाग 75। ओके दोस्तों, अब हमने इस 75 की गुणा 2 से की और इस y1 की गुणा हमने 5 से की। जब हमने 2 की गुणा 75 से की तो हमारा 150 आया और 5 को जब हम y1 से गुणा करेंगे तो 5 गुना y1 आया। इसका मतलब हमारा y1 का मूल्य आया 150 भाग 5। जब हमने 5 को 150 से काटा तो y1 का मूल्य ज्ञात हुआ 30 रुपये। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2 किलो टमाटर कितने के आए? 30 रुपये के। आइए अब हमें 2 किलो टमाटर का मूल्य ज्ञात हो गया 30 रुपये, 5 किलो का दिया हुआ है 75 रुपये। अब हमें निकालना है 8 किलो टमाटर का मूल्य। हमने उसी प्रकार 8 किलो टमाटर का मूल्य निकाला। 8 भाग y2 बराबर 5 भाग 75। अब हमने 75 की गुणा 8 से की और 5 की गुणा y2 से की। 8 की गुणा 75 से करने पर और 5 की गुणा y2 से करने पर 600 ज्ञात हुआ। 600 बराबर 5 गुणा y2 ज्ञात हुआ। 600 को 5 से भाग करने पर y2 का मान आया 120, यानी 8 किलो टमाटर का मूल्य हमें कितना मिला? 120 रुपये। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हम अब 11 किलो टमाटर का मूल्य ज्ञात करें। जब हमने 11 किलो टमाटर का मूल्य ज्ञात किया तो हमने लिखा 11 भाग y3 बराबर 5 भाग 75।
75 को 11 से गुणा किया और y3 को इस 5 से गुणा किया तो हमें मान ज्ञात हुआ 825 बराबर 5 गुणा y3। 825 को 5 से भाग करने पर y3 का मान आया 165 रुपए। इसका मतलब ये है कि 11 किलो टमाटर का मूल्य हुआ 165 रुपए। अब हमें 15 किलो टमाटर का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमने लिखा 15 भाग y4 बराबर 5 भाग 75। 75 को 15 से गुणा किया, y4 को 5 से गुणा किया तो हमें ज्ञात हुआ 15 गुणा 75 बराबर 5 गुणा y4। इसका मतलब 1125 बराबर 5 गुणा y4। 1125 को 5 से भाग किया तो y4 का मान आया 225 रुपए। इसका मतलब ये है 15 किलो टमाटर का मूल्य 225 रुपए ज्ञात हुआ। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा सीधा अनुपात क्या होता है। अगली वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे सीधा अनुपात के कुछ अतिरिक्त प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों।